सेफ्टी एंड गवर्नेंस वाला सेगमेंट डिस्कस कर रहे हैं। इन दिस वीडियो हम लोग राइट फ्रॉम 21 क्वेश्चन से आगे का जितना क्वेश्चन है वो देखने की कोशिश करेंगे। इसमें आपको पता है ये जो बुक होती है घटना चक्र, इसको कई सारे चैप्टर्स में डिवाइड किया जाता है। चैप्टर वाइज क्वेश्चन का एक सेगमेंट बनाया जाता है, ढेर सारे क्वेश्चंस होते हैं, उसके नीचे आंसर दिए रहते हैं और काफ़ी रिनाउंड बुक रही है। इसका इनाउगुरल सेक्शन इंग्लिश मीडियम में आया है, वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इन द फेडरेशन, क्वेश्चन 21 इज अबाउट इन द फेडरेशन स्टेब्लिश अंडर द एक्ट ऑफ 1935 रेसिड्यूरी पावर्स वेयर गिवन टू। जो रेसिड्यूरी पावर थी, आपको पता है कि कई सारी आज भी हमारे संविधान में लिस्ट होती हैं, सेंट्रल लिस्ट और स्टेट लिस्ट, और रेसिड्यूरी पावर्स की भी वहाँ पे बात की गई है। तो आज के समय में रेसिड्यूरी पावर किसके पास है ये आप भली भांति जानते होंगे। रेसिड्यूरी पावर किसके पास है? सेंट्रल के पास है। ऐसे जब 1935 का एक्ट बनाया गया था तो उस समय किसको दिया गया था रेसिड्यूरी पावर्स? क्या फेडरल लेजिस्लेचर को दिया गया था? बिल्कुल नहीं। जो फेडरल लेजिस्लेचर की बात कही गई थी, फेडरेशन को इस्टेब्लिश करने की बात कही गई थी 1935 के एक्ट में, बट उनको रेसिड्यूरी पावर नहीं दी गई थी। क्या प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को दिया गया था? बिल्कुल नहीं। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर पर तो अभी भी उनको हाँ इतनी छूट दी गई थी कि डायरकी को वहाँ से हटा करके सेंटर पे लगा दिया गया था। तो वहाँ के गवर्नर साहब को थोड़ी छूट मिली थी, बट उसका मतलब ये नहीं है कि उनको रेसिड्यूरी पावर्स मिली थी। इसका ऑप्शन होगा सी, जो गवर्नर जनरल, रेसिड्यूरी पावर्स गवर्नर जनरल के ही हाथ में थी। और आपको एक क्वेश्चन इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी वाला, आप प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आपको मिलेगा। इससे पहले वाले सेगमेंट में कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी इसीलिए बनी गई थी क्योंकि भाई आपका जो एग्जीक्यूटिव हेड था, आपने उसके हाथ में कई सारी पावर का एक्युमुलेशन कर दिया था। तो गवर्नर जनरल के पास यहाँ पर पावर का एक्युमुलेशन था, इसीलिए ये, और उसमें एक कारण ये भी था कि गवर्नर जनरल को रेसिड्यूरी पावर्स भी दी गई थी। और इसका ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। और ऑप्शन डी का भी कोई स्कोप नहीं है सही होने का, प्रोविंशियल गवर्नर को भी रेसिड्यूरी पावर्स नहीं दी गई थी। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22। इन द फेडरेशन इस्टेब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रेसिड्यूरी पावर्स वेयर गिवन टू। देखो ये सेम क्वेश्चन है, IAS प्रीलिम्स 2018 में पूछा गया। कितने 2018 का क्वेश्चन है। और इससे पहले वाला क्वेश्चन जो हम लोग देखे थे वो 2008 में UPPCS में पूछा गया था मेंस में। तो कितने क्वेश्चन का रिपीटिशन होता आप ये देख सकते हैं। इसका भी सेम। और आप देखो, आपको ये देखना है कि दोनों में ऑप्शन भी सेम है। मतलब जो UPPCS में देखो फेडरल लेजिस्लेचर का ऑप्शन देखो, और IAS में 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, इनके ऑप्शन तक नहीं चेंज है, बस ABCD चेंज है और ऑप्शन भी सेम रखे गए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गवर्नर जनरल को ऑप्शन भी सेम है। क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग देखते हैं। 23 क्वेश्चन कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट एंड परमानेंट कॉन्स्टिट्यूएंट इन द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज अडॉप्टेड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 था काफ़ी इंपॉर्टेंट था। इसमें से जो नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, इन्विसेजिंग अ स्कीम ऑफ फेडरेशन, नॉमिनेशन ऑफ ऑफिशियल मेंबर टू द लेजिस्लेशन। ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं ABCD, इसमें से कौन सा पार्ट नहीं था 1935 के एक्ट का? तो आपको सिंपल सा पता होगा कि भाई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की बात तो कही ही गई थी, ठीक है। उसके बाद में फेडरेशन की बात मैं कब से बता रहा हूँ, 2-3 पिछले वीडियोस में यही डिस्कस कर रहे हैं कि फेडरेशन शब्द का जो है पहली बार पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही 1935 में आया है। नॉमिनेशन ऑफ ऑफिशियल मेंबर टू द लेजिस्लेचर ये भी हुआ था, सारी चीज़ें हुई थी। बट ये जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट है ये अमेरिकन कॉन्सेप्ट है, आपको पता है ना। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री, ये जो कॉन्सेप्ट है ये 1935 के एक्ट में नहीं था। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की कहीं बात नहीं की गई थी। उसका एक कारण ये भी है कि जो क्राउन हमारे ऊपर राज कर रहा था उनके पास खुद आज तक भी कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। ब्रिटिश के पास कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है ना, तो इसीलिए ब्रिटिश के, आपने पढ़ा होगा लक्ष्मीकांत में या कई सारी लिटरेचर में भी ये दिया गया है कि ब्रिटिश की पार्लियामेंट कैन मेक एनीथिंग ना, एक्सेप्ट अ मैन वुमेन एंड वुमेन अ मैन। ठीक है, एक महिला को पुरुष और पुरुष को महिला बनाने के सिवा वहाँ की पार्लियामेंट कुछ भी बना सकती है भाई। तो ब्रिटिश की पार्लियामेंट
पार्लियामेंट के, क्योंकि उनके पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है नहीं। वहाँ पर क्या है, एक होता है प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, एक होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो आप लोग जानते होंगे ड्यू प्रोसेस का मतलब होता है कि समय के साथ चेंजिंग होते रहना। अभी इंडिया की कोर्ट ने भी ये संज्ञान लिया है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पे काम करना शुरू किया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24, वन अमंग्स द फॉलोइंग वाज नॉट अ साइलेंट फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ये भी सेम ही क्वेश्चन है, 2016 में पूछा गया है कि कौन सा साइलेंट फीचर नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का। द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर एन ऑल इंडिया फेडरेशन। ये एक्ट ऑल इंडिया फेडरेशन को प्रमोट करता है, ये तो है, ये तो पार्ट था भाई। तो रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स वेयर अलोकेटेड टू प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, नहीं ये नहीं था। रेसिडरी सब्जेक्ट वेयर एलोकेटेड टू प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, नहीं ये तो रेसिडरी सब्जेक्ट तो भाई आपको पता है कि गवर्नर जनरल को दिया गया था, ठीक है। रेसिडरी सब्जेक्ट जो है वो गवर्नर जनरल को दिया गया था। तो ये दूसरा ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये पार्ट नहीं था। इट मार्क द बिगनिंग ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, हाँ भाई इसमें प्रोविंशियल को तो ऑटोनॉमी मिल गई थी, वहाँ से डायरकी भी हटा दी गई थी प्रोविंशियल से। इट अबॉलिश द डायरकी एट द प्रोविंशियल लेवल एंड इंट्रोड्यूस एट द सेंटर, हाँ ये भी सही है। तो ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये इसका पार्ट नहीं था। क्वेश्चन नंबर 25 इज अबाउट व्हाई इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इंपॉर्टेंट। लो, इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमारे संविधान का 70% पार्ट यहीं से आया गया है। ये यूपी लोअर सब डिवीज़न उसका एग्ज़ाम में पूछा गया 2015 के प्रीलिम्स में, ठीक है। तो ये आप काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट गेव इंडिया इंडिपेंडेंस, तो दिया ही नहीं इंडिया को, पार्टीशन का कोई मतलब नहीं, अबॉलिश न नेटिव स्टेट, इससे कोई मतलब नहीं है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, बिकॉज इट इज़ द मेन सोर्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अबाउट 70% ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज taken from the government of India Act 1935. So question number 26 is which one of the following act led to the separation of बर्मा फ्रॉम इंडिया। बर्मा को इंडिया से अलग किया गया 1935 के एक्ट के द्वारा ही। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ही इसका आंसर होगा। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में क्या हुआ था, सेपरेट इलेक्टोरेट आया था। 1919 में क्या हुआ था, सेपरेट इलेक्टोरेट को एक्सटेंड किया गया था सिख के लिए, एंग्लो यूरोपियंस के लिए, इंडो क्रिश्चियंस के लिए। एंड देन 1919 में ही आपको पता है डायरकी आई थी। एंड देन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 या में तो हमको आज़ादी मिली थी। एंड 27 क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी प्रोविंसेस कांग्रेस मिनिस्ट्री फॉर्म्ड इन द इलेक्शन इन 1937। हम लोगों ने बिपिन चंद्रा सर की बुक देखी थी दोस्तों, बिपिन चंद्रा सर का वो प्लेलिस्ट आप जरूर विजिट करिएगा। उसमें हम लोगों ने बहुत थॉरोली ये सब सारे चैप्टर्स जो बिपिन चंद्रा के 39 चैप्टर्स हैं वो ऑन बोर्ड किया हुआ है मैंने। बोर्ड पे पढ़ाया हुआ है किताब की हर एक चैप्टर्स को डिकोड करके, कवरिंग इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस एंड मैनी मोर थिंग्स। तो उसमें हम लोगों ने बहुत डिटेल में ये पूरा प्रोविंसेस वाला देखा 1935 के बाद कैसे कांग्रेस काम करती है। तो इसमें एक्चुअली में कोई ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। तो ये कभी कभी क्वेश्चंस क्या होते हैं कि एग्ज़ाम्स में आ जाते हैं, फिर कोर्ट में जाता है। तो आपके सामने यहाँ पर जो भी है वो सही नहीं है कोई भी ऑप्शन। उसका कारण ये है कि लगभग 11 जगहों पर इन हाउ मेनी प्रोविंसेस वाज द कांग्रेस की मिनिस्ट्री कहाँ पर फॉर्म हुई थी। तो 11 जगह तो भाई उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, ठीक है। उसमें से क्या था, मद्रास था, बिहार था, उसके बाद में सेंट्रल प्रोविंस था, उड़ीसा भी था, और यूनाइटेड प्रोविंस था, यूनाइटेड प्रोविंस, बॉम्बे प्रेसिडेंसी था, असम भी था, और नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस था, बंगाल था, पंजाब था, ठीक है, पंजाब था। तो कांग्रेस मिनिस्ट्री वाज फॉर्म्ड इन द 8 प्रोविंसेस, ठीक है। लेकिन 8 यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, ठीक है, क्योंकि अब हम आपको पता है कई बार क्वेश्चंस को चैलेंज भी किया जाता है। तो ये 8 प्रोविंसेस कोई ऑप्शन ही नहीं दिया गया था। 11 में तो उन्होंने 11 प्रोविंसेस में कांग्रेस ने लड़ा था, मद्रास, बॉम्बे जो मैं आपको बताया इतने, ठीक है। लेकिन उसमें से 8 जगहों पर मिनिस्ट्री बनाई गई थी। तो इसमें कोई ऑप्शन वैसा दिया नहीं गया है। आपको याद रखना है कि 8 जगहों पर कांग्रेस ने मिनिस्ट्री बनाई थी 1937 में। और इस लीडर कौन था, प्राइम मिनिस्टर कौन बना था उस समय, प्राइम मिनिस्टर ना कह करके एक शब्द होगा कि जो है उसको लीड भी किया था नेहरू जी ने, ठीक है। तो बाद में ये वाइस प्रेसिडेंट भी बनाए गए थे इंटरिम गवर्नमेंट के समय। तो क्वेश्चन 28 क्या है, द प्रपोजल फॉर द फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाई एन इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज मेड बाई। अब आपको ये याद रखना है कि प्रपोजल
पहले क्वेश्चन आपको देखना कि प्रपोजल फॉर फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय एन इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्वेश्चन नंबर 28 में ये बात कही गई है कि प्रपोजल फॉर द फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अब ये कब बनेगा? वर्ल्ड वार के बाद ही एक संज्ञान लिया गया था कि पहले भाई वर्ल्ड वार 2 खत्म हो जाएगा तभी कोई बात होगी। तो ये क्रिप्स मिशन में बात कही गई थी, आपको पता उसी समय क्रिप्स मिशन आया था, ठीक है। क्रिप्स मिशन में कहा गया था कि देखो हम तुम्हारी बात जो है मानेंगे, लेकिन अभी क्या है वर्ल्ड वार 2 चल रहा है, इसलिए प्रपोजल उन्होंने दिया था कि फॉर द फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाई ऑफ इंडिया बाय द इलेक्टेड यहाँ शब्द आपको याद रखना, ठीक है। लेकिन वैसे अगर आपको सबसे पहले याद मैं दिला दूं कि अगस्त ऑफर में भी ये बात कही गई थी, जहाँ पर पहली बार अगस्त ऑफर ने ये बात को स्वीकार किया था कि हाँ भाई आपके जो है हम कॉन्स्टिट्यूशन बनने के लिए पहली बार उसने एक्सेंट दिया था। लेकिन प्रपोजल फॉर द फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय एन इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो ये वर्ल्ड वार 2 के बाद होगा। और किसने कहा था? ये क्रिप्स मिशन ने कहा था। साइमन कमीशन का यहाँ कोई लेना देना नहीं है, 1935 के एक्ट में है नहीं। ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन, इसका भी कोई मतलब नहीं है, हालांकि ब्रिटिश की कैबिनेट डेलीगेशन ही होती थी यार, ये कैबिनेट मिशन वगैरह जो आए थे बाद में। तो और उसके बाद में अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, द ऑब्जेक्टिव ऑफ इल्बर्ट बिल इन द रेफरेंस टू कॉलोनियल रूल। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है इल्बर्ट बिल के बारे में। इसमें आप लोग जानते होंगे ये प्री 2003 में क्वेश्चन है और अभी ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ एक बार। टू ब्रिंग इंडियंस एंड द यूरोपियंस एट द इक्वल स्टेटस एज पर द पीनल जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट वाज कंसर्न। तो इसका ऑप्शन ए है। इसके पीछे की मैं थोड़ी आपको कहानी बता देता हूँ, हालांकि हिस्ट्री में हमने विपिन चंदा में पूरा कवर किया हुआ है। तो इसमें आपको ये याद रखना है कि देखो उस समय एक बहुत ही रिफॉर्मिस्ट गवर्नर जनरल हुआ करते थे, रिपन के बारे में काफ़ी अच्छी अच्छी बातें कही जाती हैं और इनके बारे में हम लोगों ने डिटेल में देखा हुआ है कि जो इनके पहले के गवर्नर जनरल होते थे, खासकर जिन्होंने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट वगैरह लगाया था, तो वो काफ़ी हार्श होते थे। रिपन ने एक बिल लाया था इल्बर्ट बिल, ठीक है। उसमें ये प्रावधान था कि जो इंडिया के जजेस हैं, ठीक है, इंडिया के जो जजेस हैं, एंड दिस एक्ट वाज इंट्रोड्यूस इन 1883, 1883 में ये लाया गया था बाय द वायसरॉय रिपन हु प्रपोज एन अमेंडमेंट। उन्होंने एक अमेंडमेंट को प्रपोज किया था टू द एग्जिस्टिंग लॉज, जो भी एग्जिस्टिंग लॉज हैं उस समय के कंट्री में, एट द टाइम टू अलाउ इंडियन जजेस, जो इंडिया के जजेस हैं वो भी क्रिमिनल केसेस में, जो इंडियन जजेस हैं, ठीक है, इंडियन जजेस हैं वो भी क्रिमिनल केसेस में ब्रिटिश ऑफेंडर्स को क्या कर सकते हैं, उनको उन पे फैसला दे सकते हैं, जुरिडिक्शन दे सकते हैं। लेकिन ये चूंकि ब्रिटिशर्स को अच्छा नहीं लगा, इसका काफ़ी अपोज हुआ और यही एक कारण था कि 1985 में जब हम कांग्रेस की फॉर्मेशन देखते हैं तो इल्बर्ट बिल में जो ये डिस्क्रिमिनेशन होता है कि भारत का जज जो है फैसला दे ही नहीं सकता है, भारत का जज भी पढ़ा लिखा होता था, सत्येंद्रनाथ टैगोर जैसे लोग ICS निकाल देते थे, ठीक है, इतनी कम उम्र में और इतने डिस्क्रिमिनेशन के बावजूद फिर जो है इसको ये एक गुस्सा बनता है, एग्रेशन बनता है और जो कांग्रेस बनने में एक इम्पॉर्टेंट स्टेप ये आगे उसमें कंट्रीब्यूशन रहता है इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी का। तो आपको याद रखना इसमें यही था कि इंडियन जजेस को भी अधिकार ये दिया जाना था कि वो ब्रिटिश के जो भी ऑफेंडर्स हैं उनको उन पर जुरिडिक्शन दे सकें, स्पेशली इन क्रिमिनल केसेस में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 हम देखते हैं, एज पर द कैबिनेट मिशन प्लान इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू डिसाइड एलोकेटेड मेंबर टू सीट इन ईच प्रोविंस 1 रिप्रेजेंटेटिव और रेशियो। देखो कैबिनेट मिशन प्लान आया था, ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान वैसे तो फेल प्लान था एक, ठीक है, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इसके मतलब मेरा कहने का मतलब है इसके कई सारे प्रोविज़न को नहीं माना गया था कैबिनेट मिशन प्लान के, लेकिन इसका एक जो प्रोविज़न था कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी और जो क्या करेगी कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करेगी। अब इसमें क्या होंगे, लोग इनडायरेक्ट इलेक्शन से चुन के आते थे। कैसे आते थे? इनडायरेक्ट इलेक्शन से। तो अब जो भी आते थे वो पर 10 लाख पर आते थे, जैसे 10 लाख पॉपुलेशन पर एक बंदा आएगा, ठीक है, तो 10 लाख पॉपुलेशन पर एक रिप्रेजेंटेटिव आएगा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी 8 लाख 12 लाख 15 लाख ये इसका कोई मतलब नहीं है। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन दिस एग्जामिनेशन। एंड क्वेश्चन नंबर 31, विच अमंग द फॉलोइंग पर्सन वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन। देखो कैबिनेट मिशन तो हम लोग बहुत पहले से ही पढ़ते आए हैं, स्टेफर्ड क्रिप्स हुआ करते थे, पैट्रिक लॉरेंस हुआ करते थे, अलेक्जेंडर एलेक्जेंडर हुआ करते थे, तो विलियम वुड नहीं होते यार, विलियम वुड इसमें नहीं थे। ये भी क्वेश्चन दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन यूपी लोअर, ठीक है, ये प्रीलिम्स 2015 में
क्वेश्चन उसके पूछा गया था। एंड क्वेश्चन नंबर 32, इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज एस्टेब्लिश अंडर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भाई बनाई गई थी किसमें? कैबिनेट मिशन प्लान में ही बनाई गई थी। तो कैबिनेट मिशन प्लान ही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी और इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने भारत का संविधान बनाया था। इन द इंटरिम गवर्नमेंट आपको पता है बनाई गई थी हमारे देश में इन 1946 द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। देखो वाइस प्रेसिडेंट थे नेहरू जी, आपको याद रखना, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि प्राइम मिनिस्टर का कंफ्यूजन हो जाता था, ठीक है। तो नेहरू जी को सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया था, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट थे नेहरू जी। और इसलिए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये अभी क्वेश्चन हाल ही में किसी एग्जाम में रिपीट हुआ है। जवाहरलाल नेहरू वॉज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। प्रेसिडेंट कौन होता था? वो जो गवर्नर जनरल या वायसराय था, उसी के पास जो है पावर हुआ करती थी। तो अब आपको ये पता ही होगा कि अब ये मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। 24 अगस्त को, ठीक है, 24 अगस्त 1946 तक ये बात पूरी तय हो जाती है कि इंटरिम गवर्नमेंट बनना है, और 2 सितंबर तक, अगस्त के बाद क्या आता है? सितंबर आता है, ठीक है। तो 2 सितंबर 1946 तक वायसराय वॉज को मतलब चार्ज लेना था इन लोगों को, तो नेहरू जी को यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ इंटरिम नेशनल गवर्नमेंट। अब आपको पता है कि एक नेशनल गवर्नमेंट बनी थी बाकायदा, उसमें एक पोर्टफोलियो का डिवीजन हुआ था। पोर्टफोलियो का डिवीजन का मतलब कि एक तरफ जो है आपके वाइस प्रेसिडेंट होंगे, प्रेसिडेंट होंगे, ठीक है, कमांडर इन चीफ होंगे और एजुकेशनल मिनिस्टर होंगे, ब्ला 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 सब होंगे ना। तो अब इसमें आपको ये याद रखना है कि जो सी राजागोपालाचारी साहब होते हैं, सी राजागोपालाचारी साहब को बनाया जाता है एजुकेशन मिनिस्टर। सबसे पहले इंटरिम गवर्नमेंट में यही एजुकेशन मिनिस्टर बनते हैं, सी राजागोपालाचारी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब को क्या बनाया जाता है? फूड एंड एग्रीकल्चर। क्योंकि अब आप इनके बारे में ऐसे याद रख सकते हो क्योंकि बिहार वगैरह से आते हैं, ठीक है। हालांकि ये बाद में इनका काफ़ी प्रेसिडेंट भी बनते हैं, लेकिन राजेंद्र प्रसाद साहब जो है ये फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनते हैं, ठीक है, क्योंकि वो पूरा रूरल बैकग्राउंड था, फूड एंड एग्रीकल्चर वाला मूवमेंट पूरा चला था, चंपारण एपिसोड वगैरह में भी इनका कंट्रीब्यूशन था। तो फूड एंड एग्रीकल्चर जो है मिनिस्टर ये बनाए जाते हैं। जगजीवन राम को लेबर, अब चूंकि जगजीवन राम वैसी आइडियोलॉजी से ही, अब मैं आपको याद करने के लिए बता दे रहा हूँ कि जगजीवन राम का आप व्यक्तित्व देखेंगे तो ये लेबर मिनिस्टर के लायक ही थे, ठीक है, इनको बनाना उचित था। डॉक्टर राधा कृष्णन साहब का कोई इनको पोर्टफोलियो नहीं दिया गया था, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। राजा गोपालाचारी क्या थे? एजुकेशन मिनिस्टर थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे। जगजीवन राम लेबर मिनिस्टर थे। इंटरिम गवर्नमेंट में वाइस प्रेसिडेंट कौन था? नेहरू साहब थे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 35 हम लोग पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द वेवल प्लान के बारे में ये क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ हिंदू एंड द मुस्लिम मेंबर्स इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज टू बी इक्वल। हाँ भाई देखो, एक वायसराय आए थे अपने देश में जिनका नाम था लॉर्ड वेवल। ऐसा माना जाता है, जब इतिहास आप पढ़ते हैं तो वेवल प्लान वाज द लास्ट वायबल चांस विच कुड अवॉइड द पार्टीशन। वेवल प्लान एक ऐसा प्लान था जो अगर वाकई में लागू किया जाता तो पार्टीशन को अवॉइड किया जाता, लेकिन क्योंकि उस समय डायरेक्ट एक्शन जिन्ना ने नहीं अनाउंस किया था, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि वेबल जब प्लान आया तो वेबल के मन में ये बात थी कि पार्टीशन देश का होगा या नहीं होगा, क्योंकि वेबल के बाद तो भाई वो आ जाते हैं आपके माउंटबेटन। तो माउंटबेटन के समय तो पिक्चर क्लियर होने लगती है, लेकिन वेबल तक डेडलॉक की सिचुएशन बनी रहती है। तो वेबल ने इस डेडलॉक को क्रिएट करने के लिए 1943 में वेबल चार्ज लेते हैं। और इससे पहले जो लिंथिंगो होते हैं, बहुत ही मतलब वन ऑफ द बहुत ही डिसऑर्गेनाइज काइंड ऑफ गवर्नर जनरल होता है, उस बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन भी करता है, किसी को लिफ्ट नहीं देता है। उस समय वर्ल्ड वार चलता रहता है, इवन इंडिया के इतना बड़ा मूवमेंट चलता है गांधी जी का क्विट इंडिया मूवमेंट, उसका भी उस पर कोई असर नहीं पड़ता। तो जब 1943 में वेवल ने चार्ज लेते हैं तो ये थोड़ा सा सिंपैथेटिक रहते हैं, और ये 1945 में जाते हैं ब्रिटेन में, वहाँ पे डिस्कशन करते हैं, पार्लियामेंट वगैरह में सारी बातें रखते हैं। और जून प्लान भी कहते हैं ना, जून 1945 में ये अपना, इसको शिमला कॉन्फ्रेंस भी शायद कहा जाता है, आपने पढ़ा होगा। शिमला में ये पूरी बातें रखते हैं, सबको बुलाते हैं। तो वहाँ पर ये कहते हैं कि भाई जो हमारी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें आधे हिंदू हो जाएं, आधे मुस्लिम हो जाएं। लेकिन अब आपको पता है जो हिंदू पक्ष है वो तो भाई मानेगा नहीं, क्योंकि हिंदू मेजॉरिटी में है, और उस समय थोड़ा हिंदू की आइडियोलॉजी भी अच्छे लेवल पर काम कर रही थी। दूसरी तरफ मुस्लिमों को खास वो नहीं था, लेकिन जिन्ना जो है
बहुत ज़्यादा उनके जो और भी क्योंकि वहाँ पे कम्युनलिज्म का बहुत ज़्यादा एंगल आ गया था, बहुत ज़्यादा कम्युनल हो गए थे। हमने कम्युनलिज्म के जो बिपिन चंद्रा के चैप्टर्स हैं, 3 चैप्टर बिपिन चंद्रा सर ने, और बिपिन चंद्रा सर एक ऐसे हिस्टोरियन हैं जिन्होंने कम्युनलिज्म पे सबसे पहले काम किया है, ठीक है। तो उनके बहुत ही डिटेल में हमने कम्युनलिज्म पे क्लास देखा हुआ है बिपिन चंद्रा सीरीज में, वो आप पढ़ेंगे तो आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। द वेवल थॉट, तो ये उन्होंने, वेवल ने ये कहा कि भाई आप हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में आ जाओ, आधे हिंदू आधे मुस्लिम, तो हिंदुओं को ये बात पसंद नहीं आएगी, ऑफकोर्स नहीं पसंद आएगी क्योंकि वो मेजोरिटी में है, ठीक है। लेकिन उस समय अब इसमें जो रीजन दिया गया है, रीजन आप पढ़ें, असर्शन तो सही है। वेवल थॉट दैट दिस अरेंजमेंट वुड हैव अवॉइडेड द पार्टीशन। देखो पार्टीशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं था 1945 में, पार्टीशन उतना वायबल नहीं, उतना मतलब लूमिंग फैक्ट नहीं था कि हाँ होने ही वाला है। लेकिन 1946 में ये हो गया था, ठीक है। 1946 में जब वो 47 में तो हो ही जाता है, बट 46 में ऐसी सिचुएशन बनने लगी थी, खासकर जब डायरेक्ट एक्शन अनाउंस करते हैं और जब जिन्ना की ऐसी कम्युनलिज्म वाली बातें कहने लगते हैं, ठीक है, तो जो है पिक्चर क्लियर होने लग जाती है। तो इसमें असर्शन सही है, असर्शन इज ट्रू, बट रीज़न इज़ फॉल्स। रीज़न ये नहीं था कि अगर ऐसा, बट एक्चुअली वो डेडलॉक को सुलझाना चाहते थे, जो डेडलॉक की सिचुएशन थी कि इंटरिम गवर्नमेंट में कैसे बनेगी या आगे कैसे चलेगा, हिंदू मुस्लिम के बीच में काफ़ी राइवलरी भी बढ़ गई थी, तो उसको, उस सिचुएशन को बस अवॉइड करना चाहते थे। जिन्ना एकदम कांग्रेस के एंटी हो रहे थे, एंटी हिंदू हो रहे थे, तो उसको अवॉइड करने का लास्ट वायबल चांस था, एक प्रयास था वेवल का, बट फेल हो गया था ये, ठीक है। तो क्योंकि इसमें और भी कई सारे चांस थे, और ये शिमला में हुआ था, ये आपको याद रखना। जून प्लान भी कहते हैं या इसे शिमला कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है। शिमला समझौता शिमले में हुए थे, सभी लोग गए थे शिमला की पहाड़ियों में। तो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। हैव अ गुड टाइम, स्टे ब्लेस्ड।